Good morning, dear students. So, today we will discuss chapter 4 of Geography Air of class 7. So, let's start. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से घिरी हुई है एक ह्यूज ब्लैंकेट, जैसे कंबल होता है उससे। एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो एक एयर नुमा, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट ऑफ एयर। हवा के एक ऐसे ब्लैंकेट से घिरा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। All living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. और जितने भी पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स हैं जो वो सभी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड हैं अपने जीवन के लिए। It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एटमॉस्फेयर हमें हवा प्रोवाइड करता है, हमें हवा प्रदान करता है जो हम सांस लेते हैं, और हमें बचाता है हानिकारक इफ़ेक्ट से, प्रभाव से, सूरज की किरणों से होने वाले हानिकारक प्रभाव से हमें एटमॉस्फेयर ही बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. तो बच्चों, ये एटमॉस्फेयर की अगर परत नहीं होती, ये ब्लैंकेट और ये जो बचाव हमारा करता है, तो हम क्या होते? दिन में तो हम जिंदा ही पक जाते, एकदम बेक हो जाते गर्मी के कारण, सूरज की जो गर्मी है उसके कारण। और रात के टाइम क्या होता? हम जम जाते ठंड की वजह से। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो इसी एयर की वजह से, इसी एटमॉस्फेयर की जो परत है, इसी की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो रहने लायक बना है, ज़िंदा रहने लायक बना है। अभी बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अभी हम पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर में होता क्या क्या है? Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? बच्चों, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा पिछली क्लासेस में कि जो हम हवा लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो हवा जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो बच्चों वो एक्चुअली क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। और मुख्यतः दो ही इसमें मेन गैसेस होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। और बच्चों, ये बाकी सभी गैसेस जो हैं वो बहुत कम मात्रा में इसमें एयर में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, अब इन गैसेस के अलावा और क्या क्या होता है एयर में? टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। हवा में और क्या क्या होते हैं? बहुत महीन, जैसे डस्ट के कण हो गए और भी गैसेस हो गई, ये सब हवा में होती हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। बच्चों, ये जो पाई चार्ट बना है इसको भी आप रीड कर सकते हो। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस 0.04, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। और सबसे ज़्यादा एयर में कौन सी गैस है बच्चों? नाइट्रोजन। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. तो हम जब भी सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम और नाइट्रोजन को भी कुछ अमाउंट में ले लेते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो पौधे हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी नाइट्रोजन लेना पड़ता है। तो बच्चों, अभी नेक्स्ट पेज में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। एक यहाँ पर एक डू यू नो दिया है, इस फैक्ट को भी पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है
जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को क्रिएट करता है, बनाता है, इसीलिए इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। कई बार बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? योर आंसर शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कूल टू लिव इन। और बिना इस कार्बन डाइऑक्साइड के हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? रहने लायक नहीं होगी, वो बहुत बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया हुआ है? एक्चुअली बैलेंस किया हुआ है। सो हाउ एवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब बच्चों जब जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है या फिर कार से निकलने वाला धुआं है या हीट जो जनरेट हो रही है, सो अगर वो ज़्यादा हीट अगर जनरेट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? जो संसार में बहुत बहुत ठंडे ठंडे पार्ट्स हैं, पहाड़ जहाँ पे बर्फ़ हैं, वो सब भी मेल्ट होने लगे हैं। एज अ रिज़ल्ट द सी लेवल राइजेस। अब जब वो पिघल रहे हैं तो समुद्र में ज़्यादा पानी जाएगा, तो इससे क्या होता है? सी लेवल बढ़ रहा है, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़। और जब पानी ज़्यादा हो जाएगा समुद्र में तो कोस्टल एरियाज़ में फ्लड्स भी आएंगे। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। तो कई बार क्या होता है, अगर ऐसा ही रहता है तो क्लाइमेट में किसी एक पर्टिकुलर जगह में कुछ प्लांट्स या एनिमल एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, विलुप्त भी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये फैक्ट आपने पढ़ लिया। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे कि हमारी एयर में 78% नाइट्रोजन है, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम कुछ पार्ट हम नाइट्रोजन का भी इनहेल कर लेते हैं अपनी लंग्स में और फिर उसको एक्सहेल कर लेते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन पौधों को ज़िंदा रहने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब जो एयर से डायरेक्ट पौधे जो हैं नाइट्रोजन नहीं ले पाते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। जो बैक्टीरिया हैं जो सॉइल और पौधों की जड़ों में रहते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट। सो जो बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में या रूट्स में रहते हैं पौधों की, वो नाइट्रोजन ले लेते हैं एयर से और इसको चेंज कर देते हैं ऐसी फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस इन द एयर। अब नाइट्रोजन के बाद सेकंड गैस कौन सी है सबसे ज़्यादा एयर में? ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। और ह्यूमन्स और एनिमल्स जो हैं वो जब सांस लेते हैं हवा में तो वो सबसे फिर ये ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ा था ना आपने पिछले चैप्टर में और पिछली क्लासेस में भी। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के कंटेंट हवा में रिमेन बने रहते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं और फूड बना लेते हैं अपना, और उसके बदले फिर रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड
और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा और पौधों द्वारा उनको ले लेने का और फिर ऑक्सीजन बनाने का एक परफेक्ट बैलेंस है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. लेकिन कभी क्या है, ये अपसेट हो जाता है बैलेंस। कैसे? जब हम फ्यूल्स जला देते हैं जैसे कोयला, ऑयल। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। जो हम हर साल ये एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. तो उसका नतीजा क्या होता है बच्चों, कि जो बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो प्रभावित करता है पृथ्वी के इसका वेदर को और क्लाइमेट को। Here are the news cutting about global sunscreen likely thin, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये सारी कटिंग्स हैं, न्यूज़ हैं। एक ये डू यू नो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपैंड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज़ अप। बच्चों जब भी एयर को हम हीट देते हैं, हीट गर्म करते हैं, ये फैल जाती है और बहुत लाइट हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है और हल्की होने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठती है। कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी। और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और बहुत घनत्व होता है उसमें। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। इसलिए ये क्या करती है, नीचे की तरफ रहती है। व्हेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल इन द गैप। अब जैसे ही हॉट एयर गर्म ऊपर उठ जाती है तो ठंडी हवा क्या कर लेती है, एकदम से उसकी जगह नीचे ले लेती है। दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। और इसी तरीके से एयर सर्कुलेशन भी काम करता है। अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों आओ अभी हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड है, बटा हुआ है 5 लेयर्स में, जो अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होते हैं वहाँ से। दीज आर, कौन कौन से हैं लेयर्स? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों एक फिगर दी हुई है 4.2, आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। जैसे इसमें अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा, इस तरह का आपका डायग्राम एग्जाम में भी आ सकता है आपको। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर और इसकी एवरेज हाइट क्या है? 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। और इसी जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर में है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। अब जितने भी वेदर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, जैसे बारिश होना, फॉगिंग होना या ओले गिरना, ये सभी इसी लेयर में होता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये। तो आगे चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। बच्चों हम अर्थ सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ डिस्कस करते जा रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और ये कहाँ तक है बच्चों, कहाँ तक फैली हुई है? इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वाटर फिनोमेना, वेदर फिनोमेना। तो जितने भी वेदर से रिलेटेड हैं और क्लाउड्स और इन सब से रिलेटेड, ये सबसे फ्री है। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इसी लेयर में
एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। और एक इसकी महत्वपूर्ण फीचर क्या है बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर की, कि इसमें एक लेयर है जिसमें ओजोन गैस होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमें सन रेज से ये लेयर कैसे बचाती है। मेसोस्फीयर, नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की तीसरी परत है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और ये 80 किलोमीटर तक ऊपर फैली हुई है। मीटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अगर स्पेस से मीटेरॉइड्स आते हैं तो वो इस लेयर में आके जल जाते हैं। सो नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब जैसे जैसे थर्मोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, और इस लेयर का एक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड आइनोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, और ये कहाँ तक, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और इसी ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, और इसी लेयर में आके जो रेडियो की वेव्स हैं वो ट्रांसमिटेड होती हैं अर्थ में। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। सबसे अपर मोस्ट बच्चों लेयर है ये एटमोसफेयर की, उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। अब इस लेयर में बहुत पतली हवा रहती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और जो बहुत हल्की गैसें जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो इस लेयर में फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। नेक्स्ट है बच्चों वेदर एंड क्लाइमेट। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या ये एकदम खिला हुआ दिन होगा, सनी डे होगा? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच। तो ये सेंटेंसेस, ये बातें हम कितनी ही बार क्रिकेट फैन से सुन चुके हैं। If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, अगर हम मान लें हमारी बॉडी जो है वो एक रेडियो है और माइंड जो है हमारा स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। और वेदर एक ऐसी चीज़ है जो इसको कंट्रोल नॉब्स को गड़बड़ाने लगती है। वेदर इज़ दिस डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। और वेदर क्या है, एटमोसफेयर की घंटे दर घंटे और दिन प्रतिदिन कंडीशंस जो होती हैं वो वेदर कहलाती हैं। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल। एक गर्म दिन किसी को इरिटेट कर सकता है। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। और जो ठंडा सुहावना अच्छा दिन होता है जिसमें बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो उससे क्या होता है, किसी का मन एकदम खुश हो जाता है, उसका मूड चीयरफुल हो जाता है और वो एक दिन की आउटिंग पे भी जा सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर जो है बच्चों दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। हाउएवर द एवरेज weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of the place। हालांकि जो एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी एक जगह की, जो लंबे समय तक टाइम को रिप्रेजेंट करे,
लंबे समय तक, उसे क्या कहते हैं हम? उस जगह का क्लाइमेट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? अब आप समझे कि हमें डेली की वेदर फोरकास्ट क्यों मिलती है, क्यों हम जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। हम जो डेली टेम्परेचर फील करते हैं बच्चों, वो प्रतिदिन का एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। जो हवा की ठंडी, कितनी ठंडी हवा है या कितनी गर्म हवा है, उसके जो डिग्री है उसी को टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। जो तापमान है एटमोसफेयर का, वो दिन और रात में नहीं बल्कि मौसम से मौसम में भी परिवर्तित होता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। अब जो समर्स हैं, गर्मियों के दिन हैं, वो सर्दियों से ज़्यादा गर्म होते हैं। An important factor that influences the distribution of temperature in insolation। और महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या है? जो सूरज की सोलर एनर्जी, आने वाली सोलर एनर्जी को जो अर्थ से इंटरसेप्टेड किया जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और इंसोलेशन में अमाउंट जो है वो कम हो जाता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। इसलिए बच्चों, आपने देखा इक्वेटर पे बहुत गर्मी रहेगी और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो ये कम होती जाएगी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो? अब आप समझे कि जो पोल्स हैं, वेदर इट इज़ साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये बर्फ़ से क्यों घिरे हुए हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज इज़ टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ेगा, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो ये क्रॉप्स के लिए भी उगना बहुत मुश्किल होगा, बहुत गर्म रहेगा। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। अब बच्चों, अब अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव में टेम्परेचर कम मिलेगा और सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एस्फॉल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। अब बच्चों, शहरों में क्या होता है? बिल्डिंग्स हैं, मेटल्स हैं, कंक्रीट है ना, तो जिनकी वजह से ज़्यादा गर्मी रहती है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और यही हीट जो है रात को रिलीज़ होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और भीड़ भाड़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनमें रहने वाले लोग, तो इससे क्या होता है? शहरों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। Now next is air pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. आप ये जानकर हैरानी होगी आप लोगों को कि जो एयर है हमारे ऊपर, वो हमें दबाती है बहुत ग्रेट फोर्स के साथ हमारी बॉडी पे। However, we don't even feel it, और जबकि हमें कुछ फील नहीं होता। This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure। क्योंकि हमारे जो क्या होता है कि एयर जो है वो प्रेस करती है सभी डायरेक्शन से, और हमारी बॉडी एक्सर्ट करती है, काउंटर्स को प्रेशर डालती है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब जो एयर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेट ऑफ द एयर, हवा के वेट के, जो अर्थ की सरफेस पे एयर का वेट है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे ही हम दूसरी लेयर में जाएंगे एटमॉस्फेयर की, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत जल्दी से कम हो जाएगा। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल। अब सी लेवल पे आप जाइएगा तो वहाँ पर प्रेशर हाईएस्ट होता है, एंड डिक्रीजेज इट विद हाइट।
और जितना ऊपर जाएंगे हम पहाड़ों पे तो वहाँ पे कम होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है हवा का दबाव जो है वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर एयर के, हवा के तापमान से एक निश्चित जगह पर। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। अगर किसी एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हवा क्या है, बहुत गर्म होगी और ऊपर उठेगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। तो ये क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करता है। लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। तो लो प्रेशर में क्या होता है, क्लाउडी स्काइज रहते हैं और गीला वेदर रहेगा। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, और जिन एरियाज़ में टेम्परेचर लोअर रहता है द एयर इज़ कोल्ड, वहाँ पे हवा ठंडी रहती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, इसलिए ये बहुत हैवी होती है। हैवी एयर सिंक्स, और जो भारी हवा जो होती है वो डूबती है नीचे की तरफ एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और क्या क्रिएट करती है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर सनी स्काइज, और जो हाई प्रेशर में क्या होता है, क्लियर सनी स्काइज रहते हैं, आसमान जो एकदम सनी रहेगा, क्लियर रहेगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब जो हवा है हमेशा किस तरह कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। The movement of air from high pressure area to low pressure areas is called wind. अब क्या है, जो हवा का जो मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आता है तो इसी को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अप रूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब हवा को आप कैसे फील कर सकते हैं बच्चे, आप जब देखते हैं कि सूखे पत्ते उड़ रहे हैं या जब बहुत ज़्यादा बड़ा तूफ़ान आ जाता है तो क्या होता है, पेवमेंट पे जो पेड़ हैं उनकी जड़ें भी उखड़ जाती हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। अब जब हवा बहुत अच्छे से बहती है तो आप देख सकते हैं जो ये बहती हुई हवा में अपने साथ ही कई बार स्मोक ले जाती है, फाइन डस्ट को भी ले जाती है। At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. कई बार हवा इतनी तेज होती है कि हम इसके विपरीत दिशा में नहीं चल सकते हैं। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. अब किसी दिन हवा जब चलती है, पूरा दिन हवाएं चलेंगी तो उस दिन बड़ा मुश्किल हो जाता है एक अम्ब्रेला को होल्ड करना। Think of some other examples when strong winds have क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप कोई दूसरा दिन भी सोच सकते हैं जब आपको हवा की वजह से तकलीफ़ हुई हो। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब हवाओं को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। सो आइए अब इनके डिटेल में पढ़ते हैं। द ट्रेड winds westerlies and easterlies are the permanent winds. जो ट्रेड विंड्स होती हैं बच्चों, जो पश्चिम वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज हैं वो उनको परमानेंट विंड्स कहते हैं, स्थायी होती हैं वो। These blow constantly throughout the year in a particular direction. ये पूरे साल जो हैं एक ही लगातार एक ही दिशा में बहती हैं। नाउ सीजनल विंड्स। अब सीजनल विंड्स कौन सी हैं, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। अब सीजनल विंड्स क्या होती हैं, अपना डायरेक्शन जो है अलग अलग सीजन्स में चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मानसून्स इन इंडिया, अब जैसे इंडिया में मानसून में। नेक्स्ट इज लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। लोकल विंड्स क्या होती हैं, ये हवाएं बहती हैं एक पर्टिकुलर निश्चित किसी पीरियड में, डे में, या किसी साल के किसी
छोटे से एरिया में। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे लैंड और सी ब्रीज का एग्जाम्पल है। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? आपको याद है ना बच्चों कि जो नदर्न प्लेन्स इंडिया के हैं उसमें हवाएं गर्म और ड्राई होती हैं। इट इज़ कॉल्ड लू। तो इन गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू। नाउ साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी। Orissa, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. अब बच्चों जो उड़ीसा है वो सी कोस्ट है, इंडिया पर है, इंडिया के सी कोस्ट पे है, और वो जो बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं वो उनका बहुत असर उड़ीसा पे होता है। On 17 to 18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. अब 17-18 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन ने हिट किया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स को इस स्टेट की, उड़ीसा के स्टेट की। Another super cyclone occurred on the 29th October 1999. और दूसरा सुपर साइक्लोन कब आया था? 29 अक्टूबर 99 में। दैट डिवेस्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट्स, और उसने बहुत बड़े एरियाज़ को प्रभावित किया था उड़ीसा में। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, और जो डैमेज हुआ था मोस्टली किन वजह से हुआ था? मेनली 3 कारणों से हुआ था। विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज। The winds of up to 260 km per hour lasted for over 36 hours. लगातार 36 घंटे तक 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं बही हैं। These high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा हाउसेस। तो इतनी तेज़ हवाओं से पेड़ उखड़ गए और बहुत सारे जो कच्चे घर थे वो भी तबाह हो गए। Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away. और बहुत घरों की छतें टूट गई, इंडस्ट्रियल शेड्स टूट गए। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कम्प्लीटली, और टेलीफोन लाइन्स टूट गई और उनकी पावर सप्लाई जो थी बिजली की वो भी ख़त्म हो गई। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। अब हवाओं के दबाव में हैवी रेन भी हुई। These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. अब जो उड़ीसा की जो मुख्य नदियाँ थी उनमें क्या हुआ? फ्लड को इन्फ्लुएंस हुआ और बाढ़ आ गई। द साइक्लोनिक विंड्स कॉज्ड टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। और जो साइक्लोनिक हवाएं थी उनकी वजह से टाइडल वेव्स जो कि 20 किलोमीटर अंदर तक आई और बहुत बड़ा नुकसान करके कोस्टल एरियाज़ में किया। द 7 to 10 meter हाई टाइडल वेव इंट्रूडेड सडनली एंड कॉस्ट मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। और खेतों में भी जो धान की खेती होती है राइस की, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। और जो साइक्लोन है ओरिजिनेटेड क्या हुआ था? एक डिप्रेशन गल्फ ऑफ थाईलैंड में नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर में ऑन 25 अक्टूबर 99 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। और नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ग्रेजुअली मूव होता गया। इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन एरासामा एंड Balikuda in Odisha on 29th October. The super cyclone swept entire the coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. बच्चों इसने बहुत जो ये साइक्लोन आया था इसने जो उड़ीसा के जितने तटीय इलाके थे भुवनेश्वर और कटक भी और 28 और कोस्टल टाउन्स सबको बहुत प्रभावित किया था। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, और इसमें 13 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे जानवर भी मारे गए थे।
स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवीली डैमेज, और जितने भी खेतों में सब्जियां फ्रूट्स थे और धान की खेती थी सब तबाह हो गई थी ड्यू टू सलाइनेशन caused by tidal surge. Large tracts of agricultural land have turned infertile, और जितना भी सलाइन वाटर, ये जो खारा पानी, ये सब खेतों में जब घुसा तो उससे लैंड भी इनफर्टाइल हो गई. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सॉल्ट टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर्ड, और बहुत बड़े लेवल पे जितने भी ये पेड़ थे साल के, टीक के, बैम्बू के, ये सब डिसअपीयर हो गए. द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश्ड, और जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट थे पारादीप और कोणार्क के बीच में वो सब भी ख़त्म हो गए थे. तो आइए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉइस्चर. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब जितने भी लैंड से अलग अलग डिफरेंट वाटर बॉडीज से, जैसे नदियाँ, तालाब, इनसे जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. अब जो बच्चों हवा में जो नमी है वो किसी भी टाइम जो होगी तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, उमस. व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. जब एयर में जो है बहुत नमी होगी वाटर वेपर्स की तो हम इसे ह्यूमिड डे कहते हैं, उमस वाला दिन कहते हैं. एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे एयर और भी गर्म होती जाएगी, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड. जैसे जैसे हवा गर्म होती जाएगी इसकी जो क्षमता है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो भी बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये उमस होती जाएगी. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. Humid day में क्या होता है बच्चों, जो हमारे क्लोथ्स हैं वो बहुत टाइम लेते हैं सूखने में, और स्वेटिंग जो है वो हमारी बॉडी से एवेपोरेट नहीं हो पाती, इसलिए हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं ह्यूमिड डे में. When the water vapor rises, इट स्टार्ट्स कूलिंग. लेकिन जैसे ही वाटर वेपर राइज हो जाता है और ये ठंडा लगना शुरू हो जाता है, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और जो वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाता है तो वो क्या शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन ड्रॉपलेट्स की, वाटर की. क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो क्लाउड्स हैं वो ऐसे ही पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का समूह है क्लाउड्स. When these droplets of water become too heavy to float in air, when they come down as precipitation. और जब यही पानी की ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाती हैं कि जो हवा में ना तैर पाएँ तो वो नीचे आ जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन. इसकी डेफिनेशन ज़रूर आ सकती है या आप लर्न कर लीजिएगा. सो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. और जो जेट प्लेन्स होते हैं जब वो स्काई में उड़ रहे होते हैं तो लास्ट में वो अपना एक वाइट ट्रेल छोड़ देते हैं. द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, और जो उन मॉइस्चर जो उनके इंजन से निकलता है वो जमता चला जाता है. वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट. तो हम क्या देखते हैं, जैसे जेट प्लेन्स के जो ट्रेल्स बन गए हैं, कंडेंस्ड मॉइस्चर कुछ टाइम तक वो रहता है क्योंकि वहाँ पे एयर की मूवमेंट इसको डिस्टर्ब नहीं करती है. प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड रेन. और यही प्रेसिपिटेशन जो है जब धरती पर लिक्विड की फॉर्म में आती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, रेन. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. और ज़्यादातर पानी जो है ग्राउंड वाटर का कैसे आता है, रेन वाटर से आता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर. और जो प्लांट्स क्या हेल्प करते हैं, इस पानी को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज. जब जो ट्रीज़ होते हैं हिल साइड में अगर उन्हें काट दिया जाए तो जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो
बहता है नीचे की तरफ माउंटेन्स पे और फ्लडिंग कॉज करता है लो लाइंग एरियाज़ में। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब इसी के आधार पर 3 तरह के रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ये यहाँ पर इस फिगर में भी दिखा रखा है, ये आप रीड कर सकते हैं। नाउ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बारिश बहुत ज़रूरी है पौधों और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। और ये ताज़ा पानी लाते हैं पृथ्वी की सतह के लिए। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैरसिटीज एंड ड्रॉट अकर। अगर पानी कम होगा, बारिश कम होगी तो पानी की किल्लत होगी और ड्रॉट भी आ सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड्स टेक प्लेस। और अगर यही पानी ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड भी आ सकता है। तो ठीक है बच्चों, दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द concept of this chapter. Thank you very much for watching.